हाँ जी, क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। आज जो है आपका सैलरी का चैप्टर होने वाला है कंप्लीट। यहाँ तक हम कर चुके हैं और आगे पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट की बात करेंगे। क्या आपको पता है कि मूवेबल एसेट कौन से होते हैं? देखिए, अगर आपको जनरल इंग्लिश डिक्शनरी का मैं मीनिंग बताऊं तो मूवेबल एसेट का मतलब होता है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ज्यों का त्यों उठाकर रखा जा सकता है। यानी कि उनमें कोई भी जो है वैल्यू में या फिर जो उनका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव नहीं होएगा। आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। कई हमारी ऐसी फैक्ट्रियां होती है जिन फैक्ट्री में जो है इंस्टॉलेशंस लगी होती है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, मशीनें लगी होती है, ज़मीन के अंदर धंसी होती है। उन मशीनों को जो है फिक्स्ड आर्किटेक्चर होता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगा। मूवेबल का मतलब होता है आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो जितने भी मूवेबल एसेट हैं मोटर कार को छोड़कर, अगर उसको यूज करने के लिए मिलता है किसी एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर देता है तो सेक्शन 17(2)(8) में उसे परक्यूसिट बोला जाएगा। कंप्यूटर लैपटॉप पर्सनल यूज के लिए भी दे दिया यूज करने के लिए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल। अगर कोई और एसेट दिया जाता है एम्प्लॉय को तो जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका 10% माना जाएगा कि एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया गया है। मान लेते हैं कि कोई मशीन है, एम्प्लॉयर की कोई मशीन है, उसने अपने एम्प्लॉय को बोला यूज़ कर लो, तो एम्प्लॉय को कुछ भी दिया एम्प्लॉयर ने वो सारा का सारा परक्यूसिट तो होता ही है, बेनिफिट तो होता ही है, सैलरी में तो आएगा ही आएगा। सवाल ये है उसकी वैल्यू कैसे निकालें। अगर कोई भी मूवेबल एसेट मोटर कार के अलावा दिया जाता है तो कंप्यूटर लैपटॉप में तो कोई वैल्यू नहीं होगी, और अगर उसके अलावा कोई एसेट दिया जाता है तो इसकी जो कॉस्ट है, अगर ये एम्प्लॉयर का ही एसेट है, एम्प्लॉयर इसको ओन करता है, तो इसकी कॉस्ट का 10% माना जाएगा एक साल में कि मैंने एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया है। और अगर एम्प्लॉयर ने इसको किराए पर लिया हुआ है, रेंट पर लिया हुआ है, हायर पर लिया हुआ है, तो जितना किराया एम्प्लॉयर पे करता है मान लिया जाएगा कि उतने रुपए का बेनिफिट उसने एम्प्लॉय को दे दिया है। हालांकि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर करता है, एम्प्लॉयर कोई अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर करता है, उस केस में दोस्तों उसे हम माइनस कर लेंगे कि मान लेते हैं मशीन की कॉस्ट 10 लाख रुपए है, एम्प्लॉयर की मशीन है यूज करने के लिए दी, मानेंगे 1 लाख रुपए का बेनिफिट एम्प्लॉय को दे दिया है। हालांकि एम्प्लॉय ने जो है 10,000 रुपीज जो है अपने एम्प्लॉयर को पे करे इसके लिए, तो माइनस 10,000 इतना तो ऑलरेडी दे दिया, तो 90,000 का बेनिफिट मुझे मिला। ये पूरा प्रोसीजर होता है। अगर मूवेबल एसेट को यूज करने के बजाय ट्रांसफर कर दिया परमानेंटली, तुम ले लो। मुझे याद है जो मेरे अंकल हैं, मेरे चाचा जी हैं, वो एक कंपनी में काम करते थे और उस कंपनी ने बोला कि देखो कंपनी की 5 साल पुरानी कार है, बहुत महंगी कार है, 20 लाख रुपए तक की आती है, 15 से 20 लाख रुपए की आती है, हम लोग दे रहे हैं आपको। तो जो मिलेगी आपको बड़ा ही कंसेशनल रेट पर मिलेगी। आई थिंक शायद 1 लाख में मिली थी या कितने में मिली थी मुझे याद नहीं। कार का नाम ऑप्ट्रा था और वो हम ले आए थे, मेरे अंकल ले आए थे, चाचा जी ले आए थे घर पे। एक कार ऑलरेडी थी और वो एक और ले आए, ऑफिस से मिल गई। अब उस केस में ऑफिस में जो भी मिला, अगर उसकी वैल्यू मान लेते हैं 3 लाख की होगी और मेरे अंकल ने जो है 30,000 रुपये पे करे, 70,000 रुपये पे करे, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया, उसे टैक्सेबल करना पड़ेगा। उनको उतने ही वैल्यू पर मिला जितने वैल्यू पर कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा था, कोई सैलरी उनकी नहीं इंक्लूड हो रही थी। वो कैसे कैलकुलेट करा वो यहां पर आप देखिएगा। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, जो उन एसेट्स की कॉस्ट है, क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, एम्प्लॉयर यूज कर रहा था, अब अपने एम्प्लॉय को दे रहा है परमानेंटली, तो आपको देखना पड़ेगा कि जितने टाइम तक ऑफिस में यूज हो चुका है उसके बाद उसकी क्या वैल्यू है, और वो देखने के लिए आप कॉस्ट ऑफ एसेट लेंगे, उसमें से आप माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन फॉर कंप्लीटेड ईयर्स। जब मैं कंप्लीटेड ईयर्स बोलता हूं तो इसका मतलब जितने पूरे साल उसे हो चुके हैं, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी है पूरे हो चुके हैं, उतने साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो उसकी बुक वैल्यू आएगी। ये डेप्रिसिएशन आप पीजीबीपी के हिसाब से मत निकालना, 1 अप्रैल से लेकर 180 डेज से लेकर वो मत निकालना, सीधा सीधा एक एक साल काउंट कर लेना कितने साल हो गए हैं जब बाई किया था, और उससे आप माइनस करके इसकी बुक वैल्यू निकालना। बुक वैल्यू माइनस कर लेना। अगर बुक वैल्यू पर सेल होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर बुक वैल्यू पर नहीं होती है, कम प्राइस पर होती है, सेल प्राइस इसकी कम है, तो इसका मतलब आपने जो है 50,000 की जो चीज है या 50 लाख की जो चीज है आपने 3 लाख में बेच दी, तो 47 लाख का बेनिफिट आपने अपने एम्प्लॉय को दे दिया। वो जो है एम्प्लॉय के लिए परक्यूसिट माना जाएगा, टैक्सेबल होगा। जो डेप्रिसिएशन की रेट्स आपको यूज करनी है इस केस में, पीजीबीपी की नहीं बता रहा, इस केस की बता रहा हूं, वो आपको मोटर कार अगर दी जाती है तो 20%,
कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए 50%, एनी अदर एसेट के लिए 10%, WDV मेथड। और WDV मेथड होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कि आज अगर आपने 100 रुपये की चीज़ ली है, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो 90 की होगी। अगले साल इस 90 पर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा तो ये 9 रुपये माइनस होकर 81 का होगा। इसे बोलते हैं WDV मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग जैसे आप अकाउंटेंसी में करते हैं, वैसे आप एक एक साल, जितने साल हो गए हैं उतने पूरे सालों का, जितने साल पूरे हो गए उतने पूरे सालों का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। और अगर वैल्यू आ रही है उस पर अगर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कम पर दिया जाता है तो बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। अगर एसेट 10 साल यूज हो चुका है, 10 से ज़्यादा साल यूज हो चुका है, उसके बाद कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत पुराना माना जाता है। और ऐसे पुरानी चीज़ें कबाड़ में दी जाती है, और अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है तो दे दे भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पुरानी चीज़ें दे सकते हैं। रूल 3 सब रूल 8, एनी अदर परक्यूसिट अगर है जो हमने डिस्कस नहीं करी, हो सकता है भाई भूल चुके हो गई हो, कुछ हमने डिस्कस ना करी हो, ये आपकी बुक में नहीं दे रखी हो। रूल 3.8 बोलता है जो एम्प्लॉयर को उसकी कॉस्ट पड़ी और एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया गया, ऐसी कोई भी परक्यूसिट जिसका जिक्र हमने नहीं किया तो वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगी। तो इसका मतलब जो भी बेनिफिट एक तरह से जो है एम्प्लॉयर ने कॉस्ट बियर कर लिया, आपको बेनिफिट दे दिया, तो जो एम्प्लॉयर ने कॉस्ट बियर करा वो आपके लिए बेनिफिट है, आपको जो है परक्यूसिट दे दी उसने। कोई भी परक्यूसिट जो हमने डिस्कस नहीं करी उसकी वैल्यूएशन ऐसे करेंगे, एम्प्लॉयर को कितने की पड़ी। अगर आपको एम्प्लॉयर टेलीफोन देता है, मोबाइल फ़ोन देता है, न्यूज़पेपर देता है, मैगजीन की फैसिलिटी देता है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, और बहुत सारे ऑफिस में ये फैसिलिटीज़ मिलती है। कंपनी का मोबाइल फ़ोन ले लो, अब उस मोबाइल फ़ोन से आप पर्सनल कॉल भी करेंगे। ऑफिस का मोबाइल फ़ोन दिया है स्पेशली आपको, नोकिया का दिया है, पर आप उससे पर्सनल कॉल भी करेंगे तो कर लो यार। मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, मैगजीन की फैसिलिटी आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स, क्योंकि कई बार नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स जो होती है उसमें एम्प्लॉय बोलता है भैया हम जो है टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि आप हमें बेनिफिट दे रहे हो, बल्कि हमें टैक्स इस पर देना पड़ेगा। आपने फैसिलिटी दी, अगर फैसिलिटी लूंगा तो जेब से जो है पैसे जाएंगे टैक्स के, मुझे फैसिलिटी नहीं चाहिए बट मैं टैक्स भी नहीं दूंगा। मान लेते हैं कि आप कहीं पे जाते हैं, बोलते हैं देखिए मैडम आपको गिफ्ट वाउचर मिला है 5,000 रुपये का, पर पहले आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। आप कहते हैं नहीं भाई हमें 200 रुपये नहीं देने, नहीं हमें 5,000 का गिफ्ट वाउचर चाहिए, वो वाली बात हो गई। हालांकि गिफ्ट वाउचर जो है कोई मॉनिटरी परक्यूसिट है, यहाँ पर नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट के लिए लिखा है। अगर एम्प्लॉयर देता है नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पर, क्योंकि एम्प्लॉय बोलते हैं मुझे तो चाहिए नहीं, तो एम्प्लॉयर बोलता है टैक्स भी मैं दे दूंगा, तो कोई बात नहीं भाई एम्प्लॉयर दे दे तू टैक्स, वो एम्प्लॉय की सैलरी नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय का सारा टैक्स दे दे तो उसे हम सैलरी नहीं मानेंगे। द आंसर इज नो, ये बेनिफिट सिर्फ नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट के लिए दिया है, रीजन मैं आपको बता चुका। अगर आपकी नॉर्मल सैलरी है एम्प्लॉय की और उसका टैक्स भी एम्प्लॉयर दे देता है तो वो जो इनकम टैक्स का पोर्शन है वो एम्प्लॉय की सैलरी माना जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी देता है वो सैलरी में आता ही है। सिर्फ यहाँ पर एक बेनिफिट दिया है, सेक्शन 10 एग्जेम्पशन का सेक्शन है, वहाँ बेनिफिट दिया है। इनकम टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट अगर एम्प्लॉयर देगा तो वो सैलरी नहीं है, बाकी सब कुछ सैलरी है। अच्छा, क्या आपको पता है एडवांस सैलरी क्या होती है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी क्या होता है, क्या आपको मालूम है क्या? इन दोनों शब्दों का भेद आपको जानना बहुत जरूरी है। एडवांस सैलरी का मतलब होता है सैलरी ऑफ नेक्स्ट मंथ रिसीव्ड बिफोर द एक्रूवल। हो सकता है ना कि आप मार्च की सैलरी है वो आप फेब में लेना चाहते हो, तो अगले महीने आप सैलरी नहीं लेंगे, आपने अपनी सैलरी एडवांस में ले ली, उसको बोलते हैं एडवांस सैलरी। जो सैलरी टैक्सेबल होती है वो रिसिप्ट और एक्रूवल विचएवर इज अर्लियर तब टैक्सेबल होती है। अगर आप एडवांस अगेंस्ट सैलरी लेते हैं कि भाई मेरी इतनी सैलरी है, मैं एडवांस उठाना चाहता हूं और धीरे धीरे इसकी पेमेंट करूंगा, तो वो लोन होता है, लोन, और लोन कभी टैक्सेबल नहीं होता है सर। आपने किसी से पैसा लिया, आपको लौटाना है, वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होता है। ये क्या आ रहा है भैया, ये बाद में कर लेंगे यार, बहुत मुश्किल है, ये कभी आता नहीं है, बाद में करेंगे। अभी देखते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो होता है दोस्तों सेक्शन 10, 11, 10, 12, 10, 13 में इसका जिक्र किया हुआ है, और सेक्शन 10 जो है वो एग्जेम्पशन का सेक्शन है। प्रोविडेंट फंड भी कई तरीके के होते हैं, जैसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इनमें अंतर क्या है? अब जो प्रोविडेंट फंड आपको स्टैट्यूट में बनाना है वो आपका स्टैट्यूटरी पीएफ हो गया, जिसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिकॉग्नाइज कर दिया, रिकॉग्नाइज पीएफ हो गया, और जिसे किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया वो अनरिकॉग्नाइज पीएफ हो गया। अब ये जो 3 आपके सेक्शन बने प्रोविडेंट फंड के, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है, एम्प्लॉय भी पैसा डालता है।
एम्प्लॉयर डालता है, एम्प्लॉय डालता है। और गुड न्यूज़ ये है कि जो मेरे KPMG के पैसे अटके हुए थे, KPMG में क्या हुआ, मैं KPMG में गया, मैंने वहाँ पे थोड़ा टाइम काम किया तो मुझे PF का पैसा मिला। PF पेंशन फंड में वो डलता है, PF का पैसा बोलते हैं, मेरा भी कुछ कटता है, एम्प्लॉयर भी कुछ देता है, वैसा मैकेनिज्म बनता है। हालांकि कंपलसरी नहीं होता है, जिसकी सैलरी ज़्यादा होती है उसके लिए कंपलसरी नहीं होता है, जब आप एक्ट पढ़ेंगे जानेंगे। उसके बाद भी जो है सभी एम्प्लॉयर काटते हैं, जमा कराते हैं। KPMG से मैं RBS चले गया, और RBS जाने के बाद जो इसका नंबर था, अकाउंट नंबर, वही मैंने अकाउंट नंबर RBS में दे दिया। अब उसी अकाउंट में एक और RBS का खुल गया अकाउंट अंदर। आप कह सकते हैं कि सेम नंबर में जो अलग अलग सब अकाउंट खुलते हैं वो खुल गया। RBS में पैसा डलने स्टार्ट हो गया, मेरा भी कटने लग गया पैसा, एम्प्लॉयर भी डालने लग गया, पर KPMG का पैसा ब्लॉक हो गया। क्योंकि जब आप सेम नंबर देते हैं दूसरी कंपनी में तो आपको पुराने का पैसा नए वाले अकाउंट में डलवाना होता है, ट्रांसफ़र करवाना होता है, जो मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता ये सब क्या काम होते हैं भाई। ये टैक्स का काम थोड़ी ना है, ये प्रोसीजरल काम है। प्रोसीजरल मतलब कि बैंक में जाओगे तो FD खुलवानी है, पर FD कैसे खुलवानी है उसका फॉर्म होगा भाई, ये भी हम बताएंगे। अब फॉर्म के अंदर क्या होगा वो अलग अलग बैंकों का प्रोसीजर है ना, वो तो मैं नहीं बता सकता कि देखो ICICI बैंक जाओगे तो उसमें ये वाली चीज़ है, HDFC जाओगे तो ये चीज़ है, कैनरा बैंक में ये चीज़ है, तो वो तो आपको बैंक वाले बताएंगे। तो सिमिलरली जो है PF का भी जो है वो PF वाले बताते हैं। तो बड़ी मुश्किल से जाकर ये अनब्लॉक पैसा, जो ब्लॉक पैसा था अनब्लॉक हुआ है। मैसेज आया है भैया, PF वाला ऑफिसर है, उसने मुझे मैसेज करके बताया कि भाई अनब्लॉक किया है, क्रेडिट कर देंगे, फिर निकाल लेना। गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। स्टैट्यूटरी PF क्या होता है दोस्तों, यहाँ देखिएगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो एम्प्लॉय अपनी जेब से कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के बिहार पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप स्टैट्यूटरी PF में डालते हैं तो उसमें जो एम्प्लॉयर आपके बिहार पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, पैसा तो एम्प्लॉयर का आपको मिल रहा है, पर आपके लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयर ने आपको पैसा दिया, इनडायरेक्टली आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा अगर स्टैट्यूटरी PF में पैसा डला है। जो पैसा आप डालेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, उसकी डिडक्शन आप 80C में ले सकते हैं। यानी जो 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है, जितना पैसा PF में डाल दिया उतना माइनस कर लो, और बाकी का जो पैसा बच गया है 1.5 लाख में से उतना और इन्वेस्ट कर लो, FD करा दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, जो करना है कर लो। जो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, वो इंटरेस्ट जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होना चाहिए। इंटरेस्ट तो डिविडेंड हो या हो लॉटरी की इनकम, सब कुछ बन जाता है अदर सोर्सेज की इनकम। तो इंटरेस्ट जो होगा अदर सोर्सेज की इनकम होगा, वो भी एग्जेम्प्ट होगा। अगर रिटायरमेंट पर ये पैसा मिलेगा तो भी एग्जेम्प्ट होगा। मतलब स्टैट्यूटरी PF जो स्टैट्यूट ने बोला आपको बनाना पड़ेगा, वो एग्जेम्प्ट ही एग्जेम्प्ट होगा। एम्प्लॉय अपनी जेब से दे रहा है, उसकी डिडक्शन ले लेगा। जैसे 80C में मिलती है, इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसकी डिडक्शन मिलती है, ये भी एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है अपनी जेब से, वो एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, डिडक्शन ले सकता है 80C में। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मान लेते हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी है 1 लाख रुपए, उसमें जो एम्प्लॉय है 10,000 का जो है PF में डालता है, स्टैट्यूटरी PF में, रिकॉग्नाइज PF में, जो मानना है मान लो, और एम्प्लॉयर 10,000 जो है वो भी PF में डालता है। आप बताओ इस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी। इस एम्प्लॉय की सैलरी होगी 1 लाख रुपए जो इसको मिलते हैं, चाहे इसमें से ये डालता हो 10,000, हमें मतलब नहीं है, डालता है तो डिडक्शन ले सकता है, पर 1 लाख रुपए इसको मिलते हैं, इसकी सैलरी होगी 1 लाख मिलते हैं, वो सैलरी होगी, प्लस जो एम्प्लॉयर इसके ब्याज पर डाल रहा है वो इसकी सैलरी होगी, पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो अलग बात है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो अलग बात है। तो 1,10,000 उसकी सैलरी हो जाएगी, जिसमें 10,000 एग्जेम्प्ट होगा तो 1 लाख टैक्सेबल होगा। जो हमारा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिकॉग्नाइज किया है, उसमें जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है वो डेफिनेटली वो अपनी जेब से दे रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 80C में डिडक्शन ले सकता है। आप बताइए कि आपको जो है 1 लाख रुपए मिलते हैं, इस 1 लाख में से आप 10,000 जो है कहीं पर जमा करवा देते हैं, तो ये 10,000 आपकी इनकम होगी, ये एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जो सैलरी का पैसा मिल रहा है उससे कंट्रीब्यूट कर रहा है। कंट्रीब्यूट करने से पहले की जो सैलरी वो पूरी टैक्सेबल होगी, उसके बाद जो कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने जेब से तो करे, 80C में डिडक्शन उसकी ले सकता है। पर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो एम्प्लॉय को फ्री फंड में पैसा मिल रहा है, क्योंकि जो PF अकाउंट में डाला अल्टीमेटली तो एम्प्लॉय उसको निकालेगा ना, और एम्प्लॉयर ने इसको देने के बजाय डायरेक्टली PF में डाल दिया, PF के अकाउंट में डाल दिया। रिकॉग्नाइज PF में सारा एग्जेम्प्ट नहीं होएगा, 12% ऑफ द सैलरी तक एग्जेम्प्ट होगा,
जो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों वो भी 9.5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा तो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। अगर डेथ या रिटायरमेंट पर पैसा मिलता है तो एग्जेम्प्ट होगा डेथ पर मिलने पर। रिटायरमेंट पर भी अगर 5 साल सर्व कर लिए, 5 साल के बाद जो है आप रिटायर होते हैं, 5 साल सर्व करने के बाद निकालते हैं, एग्जेम्प्ट होगा। मेरा टैक्सेबल था, इस पर टीडीएस भी था प्रोविजन, मैंने आपको बताया मेरा कट गया था। टर्मिनेशन ड्यू टू इल हेल्थ, हाँ अगर आप 5 साल सर्व नहीं करते, एम्प्लॉय नहीं सर्व करता, उसकी इल हेल्थ है, बीमार है, टर्मिनेट करना चाहता है, उस केस में भी एग्जेम्प्ट हम मानेंगे, जो पीएफ का पैसा मिलेगा। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम या रिकॉग्नाइज पीएफ के ही अकाउंट में डलवाते हैं इस पैसे को, मतलब होता है ना कई बार आप नए एम्प्लॉयर जो है उसमें चले जाते हैं, उस अकाउंट में डलवाना होता है, जो मुझे केपीएमजी का आरबीएस में डलवाना था, तो अगर मैं इस पैसे को निकाल कर उस अकाउंट में डलवाऊंगा तो वो मेरी इनकम नहीं माना जाएगा, है ना, वो एग्जेम्प्ट होता है। अब ये जो हमने पूरी बात करी है रिकॉग्नाइज पीएफ की, डेफिनेटली हमारे लिए रिकॉग्नाइज पीएफ वाला ही था, आरपीएफ में करते थे ताकि बेनिफिट मिल जाए इनकम टैक्स का। जो सैलरी है इसमें बेसिक सैलरी आती है, जो सैलरी यहाँ पर हमने करा ना, सैलरी का 12% डाल सकते हैं, 9.5% डाल सकते हैं, इसमें बेसिक सैलरी आती है। डियरनेस अलाउंस आता है जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा, और कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ सेल्स आती है। समझ गए आप? हाँ जी सर समझ गए। तो ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है, यही है बस। लास्ट जो कैटेगरी है वो आपकी है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है, इसमें जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसकी 80% डिडक्शन मिलती नहीं है। अरे वाह। हालांकि जो एम्प्लॉयर डालता है वो उस टाइम एग्जेम्प्ट होगा जिस टाइम उसने डाला है, जिस साल डाला उस साल एग्जेम्प्ट होगा। जो इन पे इंटरेस्ट मिलेगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर, वो भी जब मिल रहा है एग्जेम्प्ट होगा। पर जब आप रिटायरमेंट या डेथ के बाद अमाउंट को विड्रॉ करेंगे, मतलब जो भी है आप अमाउंट को अगर विड्रॉ करेंगे तब क्या होएगा वो नीचे लिखा है। उस केस में जो है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जितना भी टोटल था आप विड्रॉ कर रहे हैं उस टाइम टैक्सेबल हो जाएगा। जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट मिला है वो भी एक साथ टैक्सेबल हो जाएगा। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि आपने, मान लेते हैं आपको 1 लाख की सैलरी मिली, आपको और बहुत सारे पैसे मिले, आपने उस पैसे को कहीं पर जमा करवा दिया, तो जमा करा दिया तो उस पर टैक्स थोड़ी लगेगा। जो पैसा कमाया उस पर टैक्स लग गया, उसे अपना कहीं पर आप जमा करा रहे हैं, उसे दोबारा से इनकम थोड़ी ना मानेंगे। आप आज कमाते हैं सैलरी इनकम 10 लाख रुपए, टैक्स देते हैं, उसके बाद एफडी कराते हैं, तो एफडी पर दोबारा टैक्स थोड़ी देते हैं, उसके इंटरेस्ट पोर्शन पर टैक्स देते हैं, और नई इनकम जनरेट करी उस पर आप टैक्स देते हैं। तो यहां पर भी अगर आप अनरिकॉग्नाइज पीएफ में पैसा अपना डालते हैं तो ना ही टैक्सेबल होगा पहले, और ना ही जब आप निकालेंगे तब, क्योंकि वो आपका खुद का पैसा है। हालांकि उस पर जो आपने इंटरेस्ट कमा लिया वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा। सो दैट मीन्स कि अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप डाल रहे हो तब तो नहीं है, जब निकाल रहे हो तब टैक्सेबल होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ का कॉन्सेप्ट होता है। सेक्शन 1013 जो है वो है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ये क्या होता है? सुपर एनुएशन फंड ये पीएफ की तरह ही होता है, अलग अलग नामकरण किए हुए हैं। सेक्शन 1013 में लिखा है अ फंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ पेंशन। अ फंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ पेंशन। एक तरह से सुपर एनुएशन फंड बना दिया ताकि पेंशन की पेमेंट टाइम पर होती रहे, उसके लिए फंड को रखा हुआ है, ताकि इस फंड से जो है पेमेंट हम कर देंगे। अगर इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका 80C में डिडक्शन ले सकता है, जो मैंने आपको 80C में करवाया था। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है 1.5 लाख तक कर सकता है, एग्जेम्प्ट होगा। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा, पेमेंट होगी रिटायरमेंट डेथ पर वो भी एग्जेम्प्ट होगी। यानी हर चीज एग्जेम्प्ट ही एग्जेम्प्ट है, एंजॉय करो। बट डेफिनेटली अगर 1.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है तो वो टैक्सेबल होगा, सिर्फ ज्यादा वाला पोर्शन टैक्सेबल होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है मैं आपको करा चुका हूं। 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप साल में डाल सकते हैं। 80C में एग्जेम्प्ट होता है, जो इस पे इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, मैच्योरिटी पर पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। 15 साल की टर्म होती है, हालांकि 7 साल के बाद इसमें से कुछ पैसा निकाला जा सकता है, और इसे आप अपने नाम पर, अपने स्पाउस के नाम पर या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पर आप खोल सकते हैं। सबसे जबरदस्त पीपीएफ होता है भैया, इसमें अकाउंट खुलवाइए, एंजॉय करिए। यहां तक की बात क्लियर हो गई है तो आपका आखिरी पेज आ रहा है, 1-2 पेजेस बाकी हैं, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट है, कोर्स भी कंप्लीट है। अदर पेमेंट टू एम्प्लॉइज। अदर पेमेंट में कुछ लीव ट्रेवल कंसेशन की पेमेंट आती है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 5
या क्लॉज 5 जैसा आप बोलना चाहें, रूल 2B। लीव ट्रेवल कंसेशन दोस्तों होता है, सबको नहीं मिलता, ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, और भी कंपनी देना चाहे दे सकती है। और वो कहती है कि आप पैसे लो और घूम कर आओ, छुट्टी पर जाओ, परिवार के साथ जाओ। अब बात तो वही है ना, आप कहते हो मेरे को घूमने नहीं जाना, मुझे आप पैसा दे दो। आपकी सैलरी 10 लाख रुपीज़ है, मान लेते हैं, कहते हैं कि इसमें 1 लाख रुपए आपका लीव ट्रेवल कंसेशन होगा। हमारे ऐसा नहीं था, हमारे कहते हैं कि जितना आपको लीव ट्रेवल कंसेशन के नाम का चाहिए उतना ले लो, उतना खर्चा कर लो, एग्जेम्प्ट हो जाएगा टैक्स में। अगर आप चाहते हो नहीं आपको तो पूरा पैसा चाहिए तो पूरा पैसा ले लो, टैक्स काट कर पूरा पैसा मिल जाएगा। तो मैंने लीव ट्रेवल कंसेशन लिया, मुझे नहीं पता था, मैंने लिया पहली बार। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें 4-4 साल के ब्लॉक बनाए हुए हैं, जैसे 2015 से 18, 2019 से 22, ऐसे 4-4 साल के ब्लॉक चल रहे हैं कैलेंडर ईयर के। इसमें आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च नहीं चलता, इसमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर का ब्लॉक चलता है, और ये चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है। आप एक ब्लॉक में 4 साल में आप 2 जर्नीज कर सकते हैं। अगर आप 2 जर्नी नहीं कर पाते हैं, 4 साल के पीरियड में आप 2 जर्नी नहीं कर पाते, एक ही कर पाते हैं लेट्स से, या एक भी नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आप मैक्सिमम 1 जर्नी को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर का मतलब है कि मान लेते हैं कि 2019 से 22 का जो ब्लॉक है उसमें आपको 2 छुट्टियां मिली है, 2 लीव मिली है, आपको लीव ट्रेवल कंसेशन की जर्नी मिली है, 2 बार आप जा सकते हैं। आप जाते हैं एक ही बार, तो एक आपकी जो लीव बच गई, लीव ट्रेवल कंसेशन का जो जर्नी बच गई है, उसे आप नेक्स्ट ईयर का जो ब्लॉक आएगा 23 से लेकर 4, 5, 6, 7 तक, इस वाले ब्लॉक के पहले साल में आप कैरी कर सकते हैं और 2023 में इसको यूज कर सकते हैं। और जो इस ब्लॉक की जो 2 छुट्टियां होगी, 2 लीव की जर्नी होगी, 2 जर्नी होगी, जो भी आप कहना चाहें, वो तो आप जा ही सकते हैं। यहां पर जो फैमिली है इसमें आप स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स को ले जा सकते हैं, डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर को ले जा सकते हैं। हालांकि जो इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि जो चिल्ड्रन है 98 से पहले बॉर्न हुए हैं, 1 अक्टूबर 98 से पहले बॉर्न हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 अक्टूबर 98 या उसके बाद बॉर्न हुए हैं तो वैसे 2 चिल्ड्रन को आप मैक्सिमम ले जा सकते हैं अपने साथ। हाँ, उनकी जर्नी पर भी जो खर्चा करोगे वो इंक्लूडेड होगा ना, तभी तो आपको फैमिली का मीनिंग बताया है यहाँ पे। फैमिली को एनी प्लेस इन इंडिया में लेकर जाओ, जो एक्सपेंस होगा उसे एलटीसी बोलेंगे, एम्प्लॉयर देगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। एयर से लेकर जाओ, इकोनॉमी क्लास का फेयर तक का खर्चा करो, एग्जेम्प्ट होगा, अगर एम्प्लॉयर ने इसका पैसा भरा है तो। अपनी जेब से भर के कहीं भी लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है आपकी फैमिली के लिए, आप जा रहे हैं लीव ट्रेवल कंसेशन के बहाने, एम्प्लॉयर से पैसा मिल रहा है लीव ट्रेवल कंसेशन का घूमने के लिए, उस केस में जो है इकोनॉमी क्लास का फेयर तक आप जाइए, एग्जेम्प्ट होगा। एम्प्लॉयर आपको देता है पर पर्सन जो है 3,000 रुपये देता है, 6,000 रुपये देता है, इकोनॉमी फेयर का 3,000 का ही खर्चा है, तो बाकी का 3,000 टैक्सेबल हो जाएगा। रेलवे से जाना चाहें तो रेलवे से जाइए, फर्स्ट क्लास से जाइए, फर्स्ट क्लास से जाइए, शॉर्टेस्ट रूट से जाइए, एग्जेम्प्ट होगा, जो भी किराया बनेगा एग्जेम्प्ट होगा। अदर मोड, डेस्टिनेशन कनेक्टेड नहीं है, रेलवे जाती नहीं है वहां तक। अब ऐसे जम्मू कश्मीर में जाना है वैष्णो देवी तो कटरा तक जाती है ट्रेन, उसके आगे खुद जाना पड़ता है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वहां तक का फेयर जहां ट्रेन नहीं जाती है। तो उसमें आप फर्स्ट क्लास या डिलक्स क्लास का जो फेयर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो भी फेयर होगा, उतना तक आपको एम्प्लॉयर से मिलता है, आपको आपकी फैमिली के लिए मिलता है लीव ट्रेवल कंसेशन का, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। जो आपको एलटीसी मिला 1 लाख रुपए का, खर्चा आप 70,000 का कर पाए हैं, मिला आपको पैसा एम्प्लॉयर से 1 लाख का लीव ट्रेवल कंसेशन के नाम का, तो बाकी का 30,000 बच गया, वो टैक्सेबल होएगा। मतलब अल्टीमेटली एम्प्लॉयर से जो भी मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। एग्जेम्प्ट कितना होगा वो देख रहे थे हमने देख लिया कि भैया देखो, जो आप खर्चे के लिए पैसा कर रहे हो अपने अपने फैमिली के लिए, तो आप 4 साल में 2 बार जा सकते हैं, इकोनॉमी क्लास से, रेलवे के फर्स्ट क्लास से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, फर्स्ट क्लास से, डिलक्स क्लास से, एग्जेम्प्ट होगा आपकी और आपकी फैमिली का। रिट्रेंचमेंट, एम्प्लॉयज को निकाला जाता है तो उन्हें कंपनसेट किया जाता है, सेक्शन 10(10)(b) में लिखा है। अगर ऐसा किया जाएगा उस केस में जो है एक्चुअल रिसिप्ट जो है या 5 लाख रुपए जो है, या जो आपकी एवरेज सैलरी है उसको 15 दिन की आप निकालेंगे, 15 दिन की एवरेज सैलरी निकालेंगे, जैसे निकालते हैं 1/2 करके, 1 महीने की 30,000 तो 15 दिन की 15,000 रुपए की सैलरी है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से,
राउंड ऑफ करके, जैसे वो ग्रेट्युटी में कवर थे उसमें राउंड ऑफ करते, वैसे यहाँ भी आप राउंड ऑफ करेंगे, 2.5 साल को 3 साल मानेंगे, और जो भी इन तीनों में से कम होएगा उतना आपका एग्जेम्प्ट माना जाएगा। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, एम्प्लॉय को निकालने की कंपनसेशन आपको 10 लाख मिली, 5 लाख से ज़्यादा तो एग्जेम्प्ट होगा ही नहीं, 5 लाख से ज़्यादा तो कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं होएगा। एवरेज सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे आप 15 दिन की एवरेज सैलरी को, जितने साल आप काम कर चुके हैं, मैक्सिमम उतना एग्जेम्प्ट होगा। एक्चुअल रिसिप्ट से ज़्यादा एग्जेम्प्ट कभी हो ही नहीं सकता, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवा दिया है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है कि आप खुद से रिटायरमेंट ले लें, रिट्रेंचमेंट में निकाल देते हैं। वॉलेंटरी रिटायरमेंट में आप खुद से रिटायरमेंट ले सकते हैं और आपको लमसम अमाउंट 40 लाख 50 लाख रुपए कंपनी देती है, जैसे शायद MTNL BSNL के केस में दे रही है। सेक्शन 10(10)(c) में लिखा है, रूल 2BA में लिखा है कितना एग्जेम्प्ट होएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है भैया देखो, अगर आप रिटायरमेंट करते हैं अपनी शेड्यूल्ड रिटायरमेंट से पहले तो 5 लाख रुपए तक मैक्सिमम एग्जेम्प्ट हो सकता है, या जो एक्चुअल आपको मिला वो एग्जेम्प्ट हो सकता है, जो भी लोअर होगा। जहां बात एग्जेम्पशन की आएगी वहां कभी नहीं लिखा होगा जो हायर होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, हमेशा जो कम होएगा वही आपका एग्जेम्प्ट होएगा। इससे कैलकुलेट कैसे करते हैं, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम में जो VRS पेमेंट होती है, इसे 3 महीने की सैलरी को मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से, या फिर जो आपकी ओरिजिनल रिटायरमेंट आने वाली है, आप 55 साल के हैं, 60 साल में रिटायरमेंट होने वाला है एम्प्लॉय, तो 5 साल की जो सैलरी होगी उसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। जितने महीने बचे हैं आगे रिटायरमेंट में उस सैलरी को कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर 3 महीने की सैलरी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आप काम कर चुके, जितने साल आप काम कर चुके। इससे जो है ज़्यादा कभी भी VRS पेमेंट नहीं होएगा, या तो इससे या तो इससे, ज़्यादा नहीं होएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ना ही इससे ज़्यादा हो सकता है, ना ही इससे ज़्यादा हो सकता है VRS की पेमेंट। इसका आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट। आखिरी कॉन्सेप्ट, अरियर ऑफ सैलरी आपको मिल जाती है। ये आपका अप्रैल है, अप्रैल 2020 है। अप्रैल 20 में जो है आप काम कर रहे थे, दिसंबर 20 तक काम करते हैं, अचानक जो है जनवरी 21 में आता है कि पिछले आपके 9 महीने की सैलरी आपको बढ़ी हुई मिलेगी, उसे अरियर ऑफ सैलरी बोलते हैं, जिसका बढ़ने का प्रपोजल पहले जा रहा था, एंड में अचानक पास होता है और आपको सैलरी मिलती है। पहले पता ही नहीं था मिलेगी नहीं मिलेगी, बाद में पास होता है और बैक डेट की सैलरी आपको इंक्रीज वाला पोर्शन मिलता है। नॉर्मल तो मिल ही रहा था, तो उस अरियर को आप टैक्सेबल करेंगे जब आपको एक्चुअली में मिलेगी। एडवांस सैलरी एंड अरियर्स की वजह से सैलरी इंक्रीज हो जाती है एंड टैक्स ज़्यादा आता है, इसलिए जो है सेक्शन 89(1) एक नया सेक्शन को इंट्रोड्यूस करा है जो रिलीफ प्रोवाइड करता है, जिसकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप सोच कर देखिए कि आपका प्रीवियस ईयर 1920 चल रहा है। अब 1920 ईयर में जो है आपको 10,000 रुपीज़ मिलते होंगे, या 10,000 ही ज़्यादा लेते हैं, 70,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। अगला साल आ गया, 2021 आ गया। अब 2021 ईयर के प्रीवियस ईयर में आपका जो 70,000 है उसका इंक्रीमेंट हो गया 80,000, तो आपको अप्रैल से 80,000 मिलने स्टार्ट हो गए। वो आपकी नॉर्मल सैलरी है, पर अचानक प्रपोजल पास होता है और ऐसा लगता है कि जो 1920 ईयर था उससे आपको जो है 10,000 पर मंथ ज़्यादा मिलेंगे। मतलब कि प्रपोजल पास हो गया, 1920 से ही आपको 10,000 आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए थी, तो वो जो आपका 12 महीने के 1.2 लाख रुपीज़ हो गए वो आपको 2021 में मिलेंगे। और जब मिलेंगे तब ये टैक्सेबल होते हैं, जैसा हमने पढ़ा, क्योंकि आपको नहीं पता था कि पिछली वाली जो सैलरी है वो अचानक इंक्रीज हो जाएगी और बैक डेट से मुझे मिलेगी। तो उस केस में दोस्तों, उस केस में जो है आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये सैलरी पहले ही मुझे मिल जाती, पिछले साल ही मिल जाती, तो कितना टैक्स होता, इस साल मिलने की वजह से कितना टैक्स हो रहा है। जितना ज़्यादा पोर्शन आपको टैक्स देना पड़ रहा है उसका आपको रिलीफ मिल जाता है सेक्शन 89(1) का। बड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, बट अगर आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट याद है जो इंट्रोडक्शन में किया था उससे मिलता जुलता है। कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑफ द ईयर ऑफ रिसिप्ट, चाहे अरियर हो चाहे एडवांस सैलरी मिले, आप बस कैलकुलेट करें कि भैया सब कुछ मिलने के बाद मेरी कितनी सैलरी पर टैक्स आता है। कैसे करेंगे आप? इनकम इंक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी, इनकम एक्सक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी, इसका डिफरेंस आ जाएगा टैक्स ऑन एडिशनल सैलरी। मतलब क्या हो गया? मतलब आपकी जो सारी सैलरी इनकम है एडवांस अरियर के साथ, उस पर आपने टैक्स निकाला। 2021 में आपको कुछ अरियर मिल जाता है पिछले साल का, कुछ एडवांस मिल जाता है, जो भी है आप उसमें ऐड करते हैं। आप 2021 की सैलरी पर टैक्स निकालते हैं। उसके बाद जो है आप कहते हैं भैया मान लेते हैं 2021 में जो मुझे एडवांस अगले साल का मिला या पिछले साल का अरियर मिला है, अगर वो नहीं मिलता
तो मेरी कितना मेरा इनकम टैक्स आता वो आपने देखा, और इसका डिफरेंस आपको पता लगा कितना एडिशनल टैक्स आपको अरियर एडवांस की वजह से देना पड़ा है। अब जो है आप कैलकुलेट करेंगे टैक्स पेबल ऑफ द ईयर ऑफ विच सैलरी रिलेट्स। जिस साल की सैलरी है अगर उसी साल ये मैं इंक्लूड करता, उसी साल मुझे सैलरी मिलती, पिछले साल 1920 का अरियर था, अगर पिछले साल ही मिलता तो मेरी एडिशनल सैलरी क्या होती, ये इंक्लूड कर अरियर का अमाउंट, और कितनी सैलरी थी अरियर का अमाउंट बिना इंक्लूड करे, और मेरे को कितना एक्स्ट्रा टैक्स पिछले साल देना पड़ता। क्योंकि डेफिनेटली अगर पिछले साल में इनकम इंक्लूड होगी तो पिछले साल में आपका ज़्यादा पोर्शन टैक्सेबल होगा, तो पिछले साल मुझे कितना टैक्स ज़्यादा देना पड़ता वो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर जितना टैक्स आपको पिछले साल ज़्यादा देना पड़ता अरियर के केस में, यदि आपको इस बार उससे ज़्यादा एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है तो उसका आपको रिलीफ मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यहाँ पर दी गई है। स्टेप 1 में जो आपने कैलकुलेट करा उसमें से आप माइनस कर रहे हैं भैया इतना तो मुझे स्टेप 2 में भी देना पड़ता है एडिशनल टैक्स, तो एक्स्ट्रा मुझे टैक्स और क्या देना पड़ रहा है, उतने की आपको रिलीफ मिल जाएगी। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है सेक्शन 89(1) का, जो शायद बहुत सारे लोग करवाते भी नहीं होंगे, मैंने आपको करवा दिया। फिर भी क्वेश्चन आएगा तो आपकी बुक में करवाएंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है आपको करा दूंगा एक क्लास में, और इनकम टैक्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, स्टडी मटेरियल बाकी है, उसकी भी एक क्लास होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।